हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शिवम मौर्य और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल एक्वेरियन ऑफिशियल्स। तो एक्वेरियन ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 का थर्ड लेक्चर फर्स्ट चैप्टर के। तो अभी तक हमने क्या देखा था, रिप्रोडक्शन किस लिए होता है और रिप्रोडक्शन के क्या मीन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में क्या देखा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप हैं या फिर जो जो हमारे एनसीईआरटी में सिलेबस में दिए हैं, उसके साथ हमने कुछ 11 क्लास 11th के कॉन्सेप्ट जो है वो भी रिवाइज करे थे। चलो तो आज आगे चलते हैं। आज हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का अगला पार्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात होती है कि इसमें हमेशा दो गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट चाहे एक अकेला क्यों ना हो। आप कहेंगे एक अकेला पेरेंट दो गैमीट कैसे, चलो तो वो भी देखेंगे। और इसके साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आमतौर पे लोगों को याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम निमोनिक्स भी देखेंगे। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर मुझको ये वाले पॉइंट याद होते हैं, ये वाले पॉइंट नहीं याद होते हैं, ठीक है। तो चिंटू परेशान मत हो, तुमको मैं भी बताऊँगा कि कैसे याद करने हैं और कैसे आपको कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है, क्योंकि याद तो कर लोगे फिर भूल जाओगे ना यार, तो याद करके भूलना नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले कहाँ देखते हैं हम लोगों ने कहा था कि जो भी रिप्रोडक्शन हम देखते हैं किसके बेसिस पे देखते हैं कि कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन है और किस बेसिस पे, जैसे कि अगर हम कहें कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर जैसा होगा उसी हिसाब से उसकी फिजियोलॉजी होगी, उसी हिसाब से उसकी मॉर्फोलॉजी होगी, तो जो भी फंक्शन होंगे उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बढ़ते या हम कहें कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि हमने देखा मोनेरा और प्रोटिस्टा में ये क्या है, ये अक्सर यूनिसेलुलर होते हैं। मोनेरा क्या था, मोनेरा प्रोकैरियोट्स है, जहां की प्रोटिस्टा क्या होते थे, प्रोटिस्टा यूकैरियोट होते थे। तो इनके अलावा मतलब अगर ये इनमें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत काफ़ी हद तक ज़्यादा देखने को ही मिलता है। इनके अलावा क्या है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया एनिमल्स है ना। ये फंजाई प्लांटी एनिमल्स जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होने के साथ साथ इनका क्या है, जैसे जैसे ये क्या है, मोनेरा कम डेवलप है, प्रोटिस्टा जो है उसे थोड़ा सा एडवांस, और सबसे एडवांस क्या है, एनिमल्स, ठीक। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उनका हम कहें ना, अगर वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तो ये जितनी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती जाती है उन्हीं के अकॉर्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इसकी ज़रूरत भी पड़ी। अगर हम ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया का, कहीं ना कहीं डिफरेंस के बेसिस पे करते हैं, बट फिर भी फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में जो हमको रिप्रोडक्शन का एक पैटर्न मिलता है वो सभी में लगभग एक ही जैसा होता है। अब आप कहोगे ये कैसे है, देखेंगे। चलो अभी ये भी कह रहे हैं कि चलो एक ही जैसा होता है, उनमें होता क्या है, सभी में दो गैमीट मिलते हैं, दो गैमीट कभी न कभी फ्यूज होंगे, फ्यूजन के बाद इनमें आप कह दो कि जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो जनरली हम कहें तो इनमें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। कोई शक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ रखा है, पिछले लेक्चर में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है। आज हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, सोचो कमेंट में जरूर बता देना। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि कोई एक इंडिविजुअल अकेले ही या तो अपने वेजिटेटिव किसी पार्ट से या तो खुद डिवाइड होके या तो अपने में ही कुछ फ्रेगमेंट होके नया ऑर्गेनिज्म या फिर नया ऑफस्प्रिंग बना लेता है। उनमें हमने एक नई चीज भी देखी थी कि अमर होते हैं कुछ जानवर जो यूनिसेलुलर होते हैं, वो लिविंग का होते हैं, अमर होते हैं, उनको आप मार नहीं सकते। चलो ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो इंडिविजुअल है वो अकेले रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको किसी जोड़े की कोई जरूरत नहीं, कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता, तो फर्टिलाइजेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर एक अकेला ऑर्गेनिज्म है, बाहर से उसमें कुछ भी वैरायटी नहीं मिल रही या फिर कोई नया वेरिएशन नहीं हो रहा, अगर नया वेरिएशन नहीं हो रहा है तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा एकदम ही अपने पेरेंट के जैसा होगा। देयरफॉर ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल इन सेंस, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे पहले तो देखने को मिलेगा कि चाहे एक अकेला इंडिविजुअल हो या फिर कोई कपल हो, कपल का मतलब है या तो एक मेल फीमेल होना चाहिए या तो कोई एक ऐसा बॉडी होनी चाहिए जिसमें मेल फीमेल ऑर्गन दोनों हो और दोनों गैमीट क्या है प्रोड्यूस कर सके, ठीक।
तो गैमीट फॉर्मेशन होगा, अगर गैमीट फॉर्मेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन भी मिलेगा। अगर गैमीट फॉर्मेशन है तो फर्टिलाइजेशन भी मिलेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से गैमीट आ रहे हैं, इंडिविजुअल की बात भी देख लेंगे। फिलहाल अगर दो अलग अलग बॉडी से और वो आ रहे हैं, गैमीट आ रहे हैं, तो क्या होगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से गैमीट आने के कारण जो ऑफस्प्रिंग पैदा होती है वो उसमें कहीं ना कहीं वैरायटी मिलती है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग में वैरायटी करने का मतलब अगर आप लाल पीला रंग मिलाओगे तो कहीं ना कहीं आपको दूसरा रंग मिलेगा जरूर। और इसमें क्या होता है, हर बार लाल रंग में से ही कुछ ना कुछ निकाल के लेके आ रहे हो, फिर लाल रंग में से ही कुछ ना कुछ निकाल के लेके आ रहे हो, तो लाल रंग में से जितनी बार निकालोगे हर बार आपको लाल रंग ही मिलना है ना, नया कुछ तो मिलना नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ये वाला पॉइंट, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से नोट हो गया होगा। एक नई चीज सुनिए, अगर आप कोई भी रिप्रोडक्शन हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे सेक्सुअली हो या असेक्सुअली हो, उसका एक टाइम ही होता है कि अभी ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। क्योंकि अगर कोई सेल अभी अभी डिवाइड होकर आई है, नई नई प्रिमिटिव सेल है, अभी उसको डेवलप करना है और तुरंत ही वो डिवाइड फिर नहीं हो सकती, क्योंकि अगली मॉर्फोलॉजी होगी, वो सेल हमेशा छोटी होती चली जाएगी। तो ऐसे में क्या है कि रिप्रोडक्शन की एक अपनी एज होती है, चाहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्लियरिटी नहीं आती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं पूरे बॉडी को डेवलप करना होगा जो गैमीट फॉर्मेशन करेगा। ठीक, उस ऑर्गन को डेवलप करने के लिए पूरे बॉडी की मॉर्फोलॉजी, पूरे बॉडी की फिजियोलॉजी, इन सब चीज़ों को डेवलप करके फिर जाके आप एक रिप्रोडक्शन की एज को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका बर्थ हो गया, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बर्थ होती है, तो बर्थ से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक आने तक, बर्थ से कब तक, जब तक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं आ जाती तब तक वो ऑर्गेनिज्म जुवेनाइल फेज में रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा, जुवेनाइल फेज में। मतलब अगर सभी ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जुवेनाइल ही लिखते हैं, बट अगर प्लांट की बात आए तो यहाँ पे हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, वेजिटेटिव फेज। ठीक, तो अगर एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है और उसको रिप्रोड्यूस करना है, तो जब तक रिप्रोड्यूस करने लायक नहीं हो जाता तब तक वो जुवेनाइल फेज में है। फिर क्या होती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, उस टाइम क्या होगा, वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होगा। इसके पहले भी मान लो कभी इसके बीच में कहीं रिप्रोडक्शन अगर मान लो करता भी है, तो जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा वो लेस डेवलप होगा, या फिर उसको खुद को खतरा हो सकता है। समझ रहे हो, उसका ऑफस्प्रिंग जो है वो बनेगा नहीं, ट्राई करो तो बनेगा नहीं। उसके बाद क्या होगा, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, तब तक जुवेनाइल फेज, फिर रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, ये कुछ साल तक चलती है। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे हम कहें ना कि आदमी एक समय बाद बुढ़ा हो जाता है, ठीक, तो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जब खोने लगती है तो ऐसे फेज को हम सेनेसेंस फेज कहते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होने के बाद क्या होगा, लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी। क्या होगा, लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी। जैसे ही रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी लॉस होने लगेगी, आपकी बॉडी ओल्ड होने लगेगी, और आपकी बॉडी ओल्ड होने लगेगी तो मतलब क्या, कॉन्कोमिटेंट अभी देखेंगे कौन से चेंज होते हैं, कॉन्कोमिटेंट। और उसके बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा, अब आप ओल्ड होते जा रहे हो या फिर आप सेनेसेंस फेज में जा रहे हो। ठीक, ये कैसे होता है नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते। तो हमने चैप्टर शुरू होने से पहले क्या किया था, हमने एक वर्ड देखा था, लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन शुरू होती थी बर्थ से कब तक, डेथ तक, और बर्थ से डेथ के बीच में हमने क्या देखा, बर्थ से डेथ तक के बीच में एक आती है जुवेनाइल फेज, फिर उसके बाद क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज, और फिर उसके बाद क्या आएगा, ओल्ड फेज या सेनेसेंट एज आएगी। ठीक है, ओल्ड एज आएगी या फिर सेनेसेंट फेज, और उसके बाद अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डेथ। ठीक, जुवेनाइल फेज में ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को पाने की कोशिश करता है, और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जैसे जैसे खोने लगती है तब होते हैं कॉन्कोमिटेंट चेंजेस। कॉन्कोमिटेंट चेंजेस का मतलब क्या होगी, ऐसे चेंज जो आपको पतन की ओर ले जाते हैं, उनको कॉन्कोमिटेंट चेंज कहते हैं। जैसे आपका
पाचन क्रिया खराब हो जाती है, आपका चलना फिरना घुटना दर्द करने लगेगा, आप उतना एक्टिव नहीं रह जाओगे। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है स्लोइंग डाउन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जैसे आपका ऑस्टियोपोरोसिस वाला हो गया, ठीक, क्या होती है, हड्डियां डिजॉल्व होती रहती हैं और लगातार बनती रहती हैं, बट धीरे धीरे एक रीजन के बाद क्या होगा, हड्डियां डिजॉल्व होना और बनने का बैलेंस जो है वो खराब होने लगता है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है, एटसेट्रा कह लो, बहुत सारे चेंजेस ऐसे आते हैं, ठीक है। तो आदमी एक बार, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक बार बर्थ करेगा और जब फिर एक समय पे ऐसा आएगा जब रिप्रोडक्टिव फेज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा, कैपेबिलिटी को गेन करेगा, ऐसे फेज को जुवेनाइल फेज कहते हैं। फिर वो रिप्रोड्यूस करने लायक हो जाएगा और फिर रिप्रोडक्शन जब तक करेगा तब तक ठीक है, और जैसे ही रिप्रोडक्शन की क्या कहते हैं कैपेबिलिटी लॉस होगी, सेनेसेंट फेज आएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, उस ऑर्गेनिज्म का, अगर वो नेचर ने क्या किया है, इसीलिए भेजा ही है ताकि वो अपनी स्पीशीज को बनाए रखे, तो उसके बाद क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म में ये जुवेनाइल फेज, ये जो आप जुवेनाइल फेज देख रहे हैं, रिप्रोडक्टिव फेज देख रहे हैं, सब ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन ही अलग अलग है, ठीक है, बर्थ से डेथ तक का टाइम ही सबका अलग है, किसी का 2 दिन है तो किसी का कई साल है, किसी का 200 साल, किसी का 250 साल है, ठीक है, हमने भरा भी था कुछ ऐसे लाइफ स्पैन। तो आप कमेंट में 2-3 जानवरों के लाइफ स्पैन जो हम पूछ रहे हैं जरूर लिखिए। एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना होता है, राइस का लाइफ स्पैन कितना होता है, राइस के प्लांट का, इसको हम लोग पैडी प्लांट भी कहते हैं, और उसके बाद हमको चाहिए बनियान ट्री का लाइफ स्पैन कितना होता है, ठीक है, तो आप जरूर इतना कमेंट में बताइए। इसके बाद क्या है कि जुवेनाइल फेज सब में जैसे जैसा लाइफ स्पैन वेरिएबल है वैसा वैसा ये सारे के सारे फेजेस भी वेरिएबल होते हैं। किन्हीं में जुवेनाइल फेज होती है, बहुत कम एकदम देखने को मिलती है, तो किन्हीं में रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, सीजनल होता है। तो इन सब को देखेंगे रिप्रोडक्टिव फेज के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है या फिर क्लासिफाई किया गया है, उनको भी हम बहुत ही एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और याद करने के कुछ न्यूमोनिक्स भी आएंगे। उसमें चिंटू का एक सवाल है, ठीक है, वो भी देखेंगे, क्योंकि चिंटू का पापा से हो जाता है झगड़ा, क्यों हो जाता है आगे देखेंगे, इसका आंसर कीजिए। मतलब क्वेश्चन है ये है कि क्या आपने अभी तक अपने लाइफ में कितने फल खाए हैं, ठीक, क्या सभी फल एक सीजन में ही ब्रीड करते हैं, क्या सभी फलों के जो पेड़ है वो कई बार ब्रीड करते हैं, मतलब कई बार उनमें फल आते हैं, या फिर सब में अलग अलग वेरिएशन मिलता है। अगर सब में अलग अलग वेरिएशन मिलता है तो उनमें से कुछ के तो ऐसे होंगे जो किसी न किसी सीजन पे क्या करते हैं, अपने ब्रीडिंग करते हैं, या फिर उनमें क्या आता है, फल आता है, ठीक है। कुछ एक बार फल बना के ही मर जाते हैं, फिर उनकी अगली जनरेशन आएगी, फिर वो एक बार ब्रीड करेगी और फिर से उनकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनका एक ही बार ब्रीड करना है और उसके बाद उनकी डेथ हो जानी है, ठीक। तो ऐसे प्लांट्स को अगर वो साल भर में कुछ 2 बार होते हैं तो उनका नाम आता है बाइनियल, ठीक। ऐसे प्लांट्स जो 1 साल तक जिंदा रहते हैं वो होते हैं एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स, इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो अरहर का, जो अरहर का पेड़ होता है वो साल भर रहता है। इसके बाद एक प्लांट है बाइएनियल। बाइएनियल प्लांट्स वो होते हैं जो आपके हाफ ईयर में ही आप वो पैदा होंगे और उसके बाद ब्रीड करेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर अगले सीजन में फिर से आएंगे, फिर से ब्रीड करेंगे, फिर से मर जाएंगे, ठीक है। तो बाइएनियल प्लांट्स में जैसे हो गया आपका राइस, व्हीट एटसेट्रा। इसके अलावा भी कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको आपने देखा भी होगा, कुछ तो ऐसा है जिनको आपने नहीं भी देखा होगा, और वहां पे उस प्लांट के फूल को देखने के लिए काफी टूरिस्ट लोग भी आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी का। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, अगला है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेरेनियल। कुछ लोग पेरिनियल पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं। पेरेनियल प्लांट्स, पेरिनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, जैसे उनका क्या होगा, वो कई साल तक जिंदा रहेंगे, कई साल तक जिंदा रहेंगे, और उसमें ही उनको कई सालों बाद उनको क्या करना रहेगा, ब्रीड करना रहेगा।
तो एनुअल और बायएनियल प्लांट में ये तो पता चल जाता है कि कब उनका जुवेनाइल फेज बीता, या फिर हम कहें कब इनका वेजिटेटिव फेज बीता, और कब ये रिप्रोडक्शन करेंगे, कब ये ब्रीड करेंगे और उसके बाद डेथ हो जाए। पेरिनियल प्लांट में क्या होता है, पेरिनियल प्लांट में ये पता नहीं चल पाता है कि कब तक का इनका वेजिटेटिव फेज है और फिर कब ये रिप्रोड्यूस करेंगे। जैसे जैसे क्या होगा, बाम्बू प्लांट देखा है आपने, बात बात पे कहते हो कि क्या कहते हो यार, कहते हो कि सर बाम्बू कर दिया, ठीक है, बोर्ड वालों ने बाम्बू कर रखा है, पढ़ने नहीं देते हैं, दोस्तों ने बाम्बू कर रखा है। बाम्बू प्लांट्स क्या होते हैं, बाम्बू प्लांट्स कहीं 100 साल की एज होती है उनकी, और उनमें ही लास्ट एज में कहीं इनके 100 साल बाद क्या होंगे, इनमें फ्लावर आएंगे, ठीक है। तो कहीं 70, 80, 100 साल तक इनमें से जो फ्लावर आते हैं। तो कुछ लोगों ने तो देखा होगा, बट बहुत लकी होंगे। बाम्बू प्लांट का फ्लावर देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे सर्च कर लेना है बाम्बू प्लांट का फ्लावर, आपको दिख जाएगा, बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेरिनियल प्लांट्स में, वो है आप लिख देते हैं यहाँ पे, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ठीक है। इनको हम लोग कहते हैं नीला कुरंजी, क्या बोलते हैं, नीला कुरंजी, ठीक। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी को मिटा के थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको इतना दबा के लिखना जरूरी नहीं है। तो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नीला कुरंजी की खास बात जानते हो क्या है, खास बात इसकी ये है कि ये कहीं 12 साल में एक बार फ्लावर करता है और प्लांट्स इसके मर जाते हैं। कुछ इसके पुराने प्लांट्स जो छोटे छोटे उस टाइम जड़ रूट से निकलते हैं, वो फिर 12 साल बाद क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना ब्रीड्स आफ्टर एवरी 12 ईयर, ठीक, ब्रीड्स आफ्टर एवरी 12 ईयर। लास्ट टाइम इट ब्रीड्स इन 2006, 2018। तो अगला कब होगा, ठीक है, अगला कब होगा, जब भी होगा आप जानते ही हो, ऐड कर लेना, बायोलॉजी वाले क्या होता है, एडिशन तो आता ही होगा ना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखो ये पूरा ना, जब ये स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जहाँ भी होता है, जिस टाइम इसके फ्लावर होते हैं ना, बहुत रेयर फ्लावर होते हैं, और आपका डेट पे जाना चाहो तो ज़रूर वहाँ जाओ जब इसके फ्लावरिंग हो। तो कहाँ कहाँ जाना रहेगा आपको, तमिलनाडु, कहाँ, तमिलनाडु, केरला या फिर कर्नाटका, ठीक है, समझ रहे हो। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, तनु के कर्नाटक, कैसे याद कर सकते हो, तनु के नाटक, तनु के कर्नाटक से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से, कर्नाटक में ये चीज़ें पाई जाती है। ये जहाँ भी पाए जाते हैं, ये होते क्या है, माउंटेन पे होते हैं, और ऐसे बहुत ढेर सारे ऐसे प्लांट ऐसे पड़े होते हैं, और जैसे ये फ्लावरिंग होती है ना, तो पूरा माउंटेन एकदम से ना ब्लू कलर में पूरा एकदम फैल जाता है। तो कितना क्यूट लगता है। हम एक दो फोटो जरूर डाल देंगे इसकी, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक, अदरवाइज आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक। तो ये क्या करते हैं, 12 साल बाद फ्लावरिंग करते हैं, और जब भी फ्लावरिंग करते हैं बहुत ही खूबसूरत लगता है, एकदम ब्लू स्ट्रेचेस, पूरे माउंटेन पे ब्लू स्ट्रेचेस हो जाते हैं, और बहुत ही भव्य लगता है, ठीक। तो अभी तक बात किया हमने किसके लिए, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना के लिए। अभी हम देखते हैं कि जिनका रिप्रोडक्टिव फेज बदलता रहता है, क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज सेम नहीं होती है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, साल में 2 बार रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म पूरे साल में कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कोई एक निश्चित टाइम होता है, फिक्स टाइम होगा कि इसी सीजन में क्या होगा, इनका रिप्रोडक्शन होगा,
ठीक है, आपने अपने आसपास कुत्तों को तो देखा ही होगा, वो ऐसे पूरे साल क्या होगा ब्रीडिंग नहीं करते हैं। ठीक, एक टाइम होता है जब इनकी क्या होती है, बर्थ एक साथ स्टार्ट होती है या फिर ब्रीडिंग एक साथ स्टार्ट होती है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, उनमें क्या है, बर्ड्स जो है ऐसे है वो सीजनल ब्रीडर्स हैं। और जो प्लेसेंटल एनिमल है उनको सीजनल ब्रीडर नहीं कह सकते, उसमें दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो कभी उनके मतलब एक फिक्स टाइम होगी कि या इनका यार इस महीने से अगस्त या उनके महीने में ब्रीडिंग होनी है, या फिर एक ऐसा टाइम होता है इनका मार्च से लेके सितंबर, मार्च से लेके अप्रैल में ब्रीडिंग होनी है। तो इनका जो फिक्स टाइम होता है ना, इनमें ओव्यूलेशन जो है वो एक साइकिल के बाद होती है। ठीक है, प्लेसेंटल एनिमल्स में क्या होता है, ओवा जो है वो हर साइकिल के बाद आके एक वो क्या करेगी, रिलीज होगी, ओवरी से हर साइकिल के बाद आके रिलीज होगी। तो जिनमें सीजन वाइज होता है उनको स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं, और उनमें स्ट्रेस साइकिल पाया जाता है। ऐसे एनिमल्स क्या होते हैं, स्ट्रेस एनिमल होते हैं। इनमें क्या है, क्रैश्ड डॉट करके एक न्यूमोनिक्स है जो आपको एग्जांपल याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। कैसे, सी फॉर काउ, आर फॉर रैट, ठीक है, शीप। अब यहां पे एस एच ई से क्या है, शीप है, और डी से आओ, कैपिटल डी है ना, डी से क्या है, डियर। ठीक, क्रैश्ड की मीनिंग हो गई काउ, रैट, शीप और डियर। बचा क्या, डॉट। ये निमोनिक्स है, आपको ये वाले अच्छे लगते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपना बनाइए। अपना निमोनिक्स जो है लोगों को ज्यादा याद रहता है, और फिर ना याद आने पे उसको याद भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे डीओ से क्या है, डॉग है, डी फॉर डॉग होता है, सी फॉर कैट होता है, बट इसमें कैट नहीं है, रैट है, काऊ है, और टी फॉर क्या है, टाइगर। ठीक है, काऊ है, रैट है, शीप है, डियर, डॉग और टाइगर जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। आप बफेलो और कैट वगैरह भी इसमें मिला सकते हो, आपकी इच्छा। बट ये जो दे रखा है एनसीईआरटी में, उसके मैंने थोड़े से निमोनिक्स बनाए थे जो आपको बता दिया है। एकदम फैला दो इसको, तहलका मचा दो पूरे एकदम बायोलॉजी के फील्ड में। इस निमोनिक्स को अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं फिर अपना बनाओ ना यार, क्या इतना प्रेशर ले रहे हो। ठीक, तो ईस्टर साइकिल में क्या होता है, इनकी साइकिल लगभग क्या होती है, साल भर की होती है। साल भर बाद क्या होगा, फिर से एक बार ओवर रिलीज होगी, फिर से एक बार ओवर रिलीज होगा एक सीजन के बाद। उसी सीजन में बार बार ओवर रिलीज होती रहेगी जब तक फर्टिलाइज नहीं हो जाता, और फिर उसके बाद जैसे ही सीजन खत्म होगा एकदम रिलीज खत्म हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इनका भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होता है, एक फिक्स टाइम बाद ही ओव्यूलेशन होता है। इनके ओव्यूलेशन की जनरल रेट क्या होती है, लगभग 28 डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। कभी तो किसी में 21 दिन की, किसी में, सब में अलग अलग है, वो हम जाके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद कर लीजिए, और एकदम क्रैश्ड डॉट को जितना फेमस करना चाहो कर दो। ये अभी नया नया आया है मार्केट में, क्योंकि हम भी नए नए आए हैं। ठीक है, तो मिटा देते हैं इसको, पूरा मिटा दे। ओहो छूट गया। सुनो, जो ईस्टर साइकिल होती है वो क्या होती है, एक पूरे कह रहे ना, पूरे ईयर के बाद या फिर किसी सीजन में ही उनका क्या होता है, ब्रीडिंग होता है। ऐसे जानवरों को, ऐसे एनिमल्स को, या फिर ऐसे प्लेसेंटल एनिमल्स को क्या बोलते हैं, नॉन प्राइमेट्स बोलते हैं। जिसका एग्जांपल क्या था, क्रैश्ड डॉट। एक बार ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, बीएचयू में कह दो या फिर नीट में कह दो। ठीक है, हर बार हर जगह ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, वो थ्रू उनका क्या है कि वो एक ओव्यूलेशन एज होती है। ओव्यूलेशन के बाद फिर से वो रिप्रोडक्शन के कैपेबिलिटी गेन कर लेते। फिर ओव्यूलेशन के बाद फिर मतलब जब तक ओव्यूलेशन होती रहेगी तब तक वो रिप्रोडक्शन करते रहेंगे। ऐसे में इनको क्या बोलते हैं, प्राइमेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन प्राइमेट्स के क्रैश्ड डॉट एग्जांपल है, और प्राइमेट्स के ह्यूमन है, एप है, मंकी है, ये सब हमारी बंदरों की प्रजाति क्या है, पूरी की पूरी प्राइमेट कहलाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटा देते। तो हमने तो प्राइमेट और नॉन प्राइमेट पढ़ लिया। इसके अलावा क्या है, अगर कोई मैमल पूरे एज में, मतलब पूरे ईयर, कभी भी पूरे साल में ब्रीड कर सकता है, तो उनको हम कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं,
कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। उनका क्या होता है कि वो अगस्त के महीने में या फिर जनवरी के महीने में या फिर फरवरी के महीने में या फिर नेहरू चचा के नवंबर महीने में उनको क्या कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। ठीक है, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स किसको कहते हैं? चलो बढ़िया। इसके अलावा क्या है, जो जिनका कुछ ना कुछ, जैसे हम कह रहे हैं ना एक सीजन फिक्स होता है कि इनका अगस्त से सितंबर के महीने में ही ब्रीडिंग होनी है। ठीक, अगर अगस्त से सितंबर के महीने में ही ब्रीडिंग होनी है, फिक्स रहता है कि फिर से अगले साल फिर अगस्त से सितंबर महीने में इन जानवरों की ब्रीडिंग होनी है, इन मैमल्स की ब्रीडिंग होनी है, उनको हम क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर्स। एक सवाल का जवाब दो, जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, जनरली हम ना हेन को देख लेते हैं। हेन की क्या बात है, हेन क्या करती है, वो अंडा देती है। वो मैक्सिमम जो ओरिजिनल है, मतलब जो नेचुरली है, उनका क्या है, ठंडियों में ही मुर्गी जो है रोज दो अंडे, एक दो अंडे रोज देती है। ठीक, अगर इसके अलावा देखें जो पोल्ट्री फार्म है उसमें तो क्या है, जरूरी नहीं है ठंडियों में अंडे दे। उनका क्या है, पूरे थ्रू आउट द ईयर क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। तो इसलिए हम हैं उनको किस में रखें, कंटिन्यूअस ब्रीडर में रखें या फिर सीजनल ब्रीडर्स में रखें? तो अगर हम कहें तो जो पोल्ट्री फार्म है वो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन के लिए क्या कहे कि हमारे ज़रूरत में थी, अंडे हमें रोज चाहिए होते थे खाने पीने के लिए, तो हमने क्या किया, अंडों को पैदा करना शुरू किया। और अंडों को पैदा करने के लिए हमने उसके साथ छेड़छाड़ की। वो जो नेचुरल ब्रीडर जो साल भर में एक बार ब्रीड करते थे, और वो थ्रू आउट द ईयर ब्रीडिंग करते हैं। ठीक, तो सिर्फ पोल्ट्री फार्म ह्यूमन वेलफेयर में एक्सप्लॉयटेशन का एक एग्जांपल है, ना कि कोई उसके लिए कि हेन क्या होंगी, कंटिन्यूअस ब्रीडर। हेन हमेशा सीजनल ब्रीडर ही रहेंगी। वो आप उसको बदल दो तो आपके लिए कुछ नया नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले बार फिर से मिलेंगे रिप्रोडक्शन के आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके। उसमें हम लोग को नया भी देखना है ना भाई। क्या है कि रिप्रोडक्शन किस लिए होता है, हमने पहले में देखा, हमने दूसरे में देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। तीसरे में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जाना। अब क्या है, अगली बार हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा इलेबोरेट करके एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा चैनल भी क्या करता रहे, आपके पढ़ाई के साथ बढ़ता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।